तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है सरफेस एनर्जी। तो जैसे कि तुम्हारा एक स्ट्रेच स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो ये भी सिमिलर वैसे ही है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जिसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, जस्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग the stretched membrane of liquid surface has energy stored in it called surface energy। ठीक है, तो इस वाली बात को लिख लो। तो कैसे, अब स्प्रिंग का तो हमने निकाल लिया था एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका भी जो सरफेस एनर्जी होगा, कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, उसका हम एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, इसको हम ठीक से समझेंगे अभी। इसको पहले लिख लो, फिर हम जो है समझते हैं इसको। तो इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एक रेक्टेंगुलर लूप के लिए या बोलो या किसी रेक्टेंगुलर जो है वो फ्रेम के लिए मैं इसको डिराइव करूंगा। ऑल्दो ये वैलिड जो है वो सभी के लिए रहेगा। ठीक है, तो कैसा भी शेप हो, सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, सर्कुलर तो क्या होगा फिल्म, मतलब ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है, तो कैसा भी हो, स्फेरिकल हो, सर्कुलर, सभी के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन मैं इसको डिराइव कर रहा हूं एक स्क्वायर फ्रेम के लिए। तो ये हमने एक स्क्वायर फ्रेम ले लिया। ठीक है, और यहां पर ये हमने एक रोड ले लिया, ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, और यहां पर एक वाटर फिल्म है, वाटर बोलो या कोई भी बोलो, उसका कोई ऑयल हो कुछ है ना, उसका वो सरफेस टेंशन दे देगा। ठीक है, तो पहली बात तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, ठीक है, तो अपने को फीलिंग ये आता है कि सर सरफेस टेंशन बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम जो है वो सरफेस टेंशन को कहीं ना कहीं टेंशन से लिंक करके देखते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूं कि सरफेस टेंशन हैज नथिंग टू डू विद द टेंशन। ठीक है, बट क्योंकि हमने इसको स्ट्रेच मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, तो अपने को ऐसा फील आता है कि जितना मैं इसको और ज्यादा स्ट्रेच करूंगा उतना ही सरफेस टेंशन बढ़ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड के लिए डिफाइंड होता है, वो कितना तुम एरिया इंक्रीज कर रहे हो उसके इंडिपेंडेंट है। और तो कई चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, इम्प्योरिटी पे, इन सब चीजों पे, वो लास्ट में जाकर के देखेंगे सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है। बट सरफेस टेंशन विल नॉट चेंज जब हम इसका एरिया चेंज करेंगे मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो पहली बात तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि सरफेस टेंशन वॉन्ट चेंज on stretching the surface। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और पास देता हूं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि फोकस थोड़ा लूज हो रहा है। तुम्हें मेरी शक्ल नहीं दिखेगी लेकिन फोकस लूज नहीं होगा। ये मैंने थोड़ा चीज ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा पास रख ले रहा हूं तो ये फोकस लूज नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मैं भी ठीक है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा फोकस लूज नहीं होगा। हाँ, बेटर है। ठीक है, देखो जरा, तो सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये इस हालात में था। ठीक है, अब इसका कितना एनर्जी चेंज हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं। कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा होगा अभी भी, लेकिन हम उससे कंसर्न नहीं है। कितना एनर्जी इसका चेंज होगा वो हम अभी देखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि जो भी तुम्हें वर्क करना पड़ेगा इसको इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले जाने के लिए, वो वर्क तुम्हारा इसमें, जैसे स्प्रिंग में बोलते हैं ना कि स्प्रिंग को अगर मैं धीरे धीरे धीरे, देखो दो कहानी है यहाँ पर। अगर स्प्रिंग को मैं ऐसे ब्लॉक को बहुत तेजी से आगे ले जाऊं तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ एनर्जी चली जाएगी और कुछ जो है वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में भी चली जाएगी। लेकिन अगर मैं ब्लॉक को धीरे 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 करते हुए आगे ले जाऊं, है ना, ये तुम्हें याद है ना,
अगर मैं स्प्रिंग को इस तरह से, स्प्रिंग अभी नेचुरल में है, फिर धीरे 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 करता हुआ उसको मैं एक्स जो है वो लेंथ तक स्ट्रेच कर दूं, तो जो है जो भी मैंने वर्क किया, क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रहा हूं उसको मूव, तो स्प्रिंग ये जो ब्लॉक है इसका काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा जो मैंने वर्क किया है वो इसके स्प्रिंग एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो जो भी मेरा वर्क डन है वही स्प्रिंग में भी चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि स्प्रिंग धीरे धीरे स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग का पीछे वाला फोर्स kx बदलता है, तो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी kx वेरिएबल होगा। तो मैं बोलता हूं किसी टाइम पे ये लेट से x स्ट्रेच्ड है तो मुझे आगे kx का फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर मैं आगे dx मूव करूंगा तो kx इंटू में dx मेरा वर्क डन हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो kx स्क्वायर बाय 2 मेरा टोटल वर्क डन आ जाएगा। x इनिशियल 0 है, x फाइनल को मैंने लेट से x नोट बोल दिया, तो हाफ के x नोट स्क्वायर जो मेरा वर्क डन आ गया, और वही इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, ठीक है। ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वर्क एनर्जी पावर के अंदर, तो सिमिलर डेरिवेशन ही इसी का है, इसका भी है, ठीक है। तो यहां पर हमने बोला कि लेट से मैंने इसको dx जो है वो स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बना रहा हूं ताकि हमें दिख जाए, ऑल्दो ये है बहुत ही स्मॉल। तो अगर मैं इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले गया हूं dx, है ना, या फिर मैंने इसको dx स्ट्रेच किया, किसी भी x पोजीशन पे था ये, इसको मैंने dx स्ट्रेच कर दिया, तो जो dw है वो कितना करना पड़ा ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना वर्क करना पड़ा। अब तुम्हें वर्क किसके लिए करना है, हम जो इसको स्ट्रेच कर रहे हैं बाय कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड जीरो, हम चाह रहे हैं जो भी हम वर्क दें वो सारा सारा सरफेस की एनर्जी चेंज में जाए, इसकी काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाए, ठीक है। तो मैं लिखेंगे स्ट्रेच्ड बाय dx विदाउट इंक्रीजिंग विद जीरो वेलोसिटी से बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेच्ड बाय dx विद जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो। तो तुम्हें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है दैट शुड बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। भाई इस रोड के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आ रहा होगा ना पीछे की तरफ, ठीक है। ये मेम्ब्रेन भी उठ करके यहां चली जाएगी, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि मेम्ब्रेन वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो अब ये मेम्ब्रेन के कारण फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन इंटू में इसका लेंथ मैंने मान लिया L। तो जो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी एस भी बोल देते, इसको टी भी बोल देते, जो भी बोलना चाहो, इनटू में L, एस इंटू में L। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, यहां पर इंटू में ट्वाइस भी आएगा। अब क्यों ये ट्वाइस आएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तुम इसको ऐसे समझो कि सामने कोई भी लेट से मेरे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। अगर मेरे एक सामने पर्सन खड़ा है और मेरे हाथ में लेट से कोई भी चद्दर लगा लो या कुछ भी चुन्नी मुन्नी सी लगा लो, जो भी लगाना चाहो, ठीक है। तो अगर मैं उस तरह से उसको डालूं और दोनों साइड से खींचूं तो उसमें फोर्स टेंशन का आएगा कि टूटी का आएगा, ये समझना जरा इसको। लेट से कि मेरे सामने एक शीट है, ठीक है, कोई भी शीट ले लो, ब्लैंकेट ले लो, जो भी ले लो, चद्दर वद्दर जो भी ले लो, ठीक है, चुन्नी ले लो जो अगर आसान है तो। और मैंने ऐसे उस पर्सन के जो है ना, वैसे जैसे मूवीज वगैरह में होता है, शाहरुख खान वाला एनीवेज जो भी है, तो जैसे ही मैंने जो है उसके ऐसे पीछे लगा करके उसको ऐसे खींचा तो वो चुन्नी यहां से आ रही है उसकी, ठीक है, या शीट है जो भी है, तो टेंशन टी नहीं लग रहा है, टेंशन 2T का लग रहा है ना। टेंशन यहां पर कितने का लग रहा है, 2T का लग रहा है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी होगा, ठीक है। देखो इस वाले चैप्टर में, चैप्टर तो नहीं बोला था, इस वाले आर्टिकल में ये यहां पर मेन चीज है कि सरफेस एक बन रही है कि दो बन रही है। तो इसका मैं तुम्हें फंडा देता हूं कि सरफेस एक बनेगी या दो बनेगी। जब भी एक सरफेस जो है वो दो सरफेस के बीच में सैंडविच हो जाएगी तो हमेशा दो सरफेस बनेगी। जैसे ये वाला केस, यहां पे क्या है, एयर, बीच में क्या है, फिल्म, वहां पर क्या है, एयर, तो एयर फिल्म एयर, तो दो सरफेस बन गई, एक यहां की एयर और यहां की फिल्म, एक वहां की एयर और उस साइड की फिल्म, ठीक है। तो तुम्हें देखने में लगेगा सर बिल्कुल पतली सी है, लेकिन इसको हम दो सरफेस मानेंगे यहां पर, क्योंकि हम बबल की सरफेस को भी दो सरफेस मानेंगे। तो एक कहां बनेगी सर, जैसे कि ड्रॉप, अगर मैं एक वाटर ड्रॉप ले लूं तो वाटर ड्रॉप के अंदर क्या, सिर्फ वाटर, बाहर क्या, एयर। तो कितना आया यहां पर मीडियम्स का जो मीटिंग पॉइंट है, कितने मीडियम मीट कर रहे हैं, एक बार, एयर वाटर। तो ये तुम्हारा बनेगा एक सरफेस, ठीक है। जहां भी अब यहां पे क्या हो रहा है, जहां यहां पे सैंडविच नहीं हो रहा, क्या यहां पे पानी दो एयर्स के बीच में सैंडविच हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब ये एयर एक ही है, ये वाली तो है ना, ये तुम्हारा यहां पर जो है पानी हो गया।
और जब भी सैंडविच होगा इस तरह से तो तुम्हारी दो सरफेसेस बनेंगी। जैसे अगर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बबल, जैसे बबल है, बबल को मानते हैं दो सरफेस, जैसे तुम्हारा ये बबल है, तो बबल में क्या होगा भाई, बाहर एयर, ये फिल्म हो गई, ये एयर होगी। तो इसमें भी हम क्या लेकर के चलेंगे, दो सरफेस लेकर के चलेंगे, एयर फिल्म, ठीक है, एयर फिल्म। तो ये दो सरफेस तुम्हारी बन गई। बट इसका मतलब क्या ये है कि हमेशा बबल में दो सरफेस रहेंगी? नहीं। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अगर मैं लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड है, इसके अंदर मैंने एक बबल ले लिया, अब ये एक सरफेस होगी, क्योंकि यहां पे क्या है, एयर, और यहां पे क्या है, वाटर। तो एयर और वाटर, तो ये सिर्फ क्या हो गया तुम्हारा, एक ही सरफेस हो गया, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा जो है ये, ऐसे में तुम्हें ये कोई टेक्निकल बात नहीं है कि दो सरफेस इस तरह से होंगे, लेकिन इस तरह से मैंने इसको याद रखा हुआ है कि जब भी जो है वो तुम्हारी एक मीडियम जो है दो में सैंडविच हो जाएगा तो हमेशा तुम्हारी दो सरफेस बनेंगी। वैसे भी तीन चार ही आइटम है, तुम्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कहां पर दो सरफेस है, कहां पर एक सरफेस है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है। देखने में तुम्हें लग सकता है कि सर रोड पे टेंशन सिर्फ इधर से आएगी, लेकिन तुम इसको ऐसे समझो कि इसकी थोड़ा थिकनेस लेकर के समझो इसको, कि अगर मैं इसी वाले को, है ना, जो ये थिन फिल्म है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं यहां से, तो ये तो तुम्हारा बल्क में पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो एक फिल्म ये होगी, एक फिल्म ये होगी, तो ये वाला भी इसको खींच रहा होगा रोड को, ठीक है। इसका डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है, जो फिल्म है, जो पतली सी फिल्म है ये, है ना, इसका डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है। मतलब फिल्म तो जो है बिल्कुल पेज की तरह होगी, ऐसे ऐसे फिल्म है पतली सी। तो अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ये तो मुझे एक लाइन सी नजर आ रही है, ठीक है। इसी लाइन को मैंने मोटा करके दिखाया है यहां पर। तो एक ये सरफेस बनेगी, एक ये बनेगी, ये उसका बल्क होता है लिक्विड का, इसमें कोई सरफेस टेंशन नहीं होती, ठीक है। नहीं तो कोई बोलेगा सर इनफाइनाइट आ जाएंगी, है ना, क्योंकि अगर आपने इसको मोटा कर दिया तो ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो बीच वाली भी तो आ गई लेयर्स। नहीं, बीच वाला जो है बल्क है वो वहां पर जो है वो सरफेस टेंशन नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस का प्रॉपर्टी है, लिक्विड का जो सरफेस होता है उसका, बल्क में नहीं आएगा। तो ये सारे बल्क वाले मॉलिक्यूल हैं, इनमें नहीं आएगा। तो सिर्फ ये वाला और ये वाले मेम्ब्रेन जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो फोर्स जो लगने वाला है इसके ऊपर वो लगने वाला है S इंटू में L इस साइड में और S इंटू में L उस साइड में। तो S इंटू में 2L लिख देंगे, तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, S इंटू में L, और यहां पर ये डॉट का मतलब क्या है, वो पीछे वाली में लग रहा होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा, S इंटू में L। तो हमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी 2S इंटू में L के बराबर का लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इतना फोर्स लगा करके हमने धीरे धीरे इसको dx डिस्प्लेस कराया है, ठीक है। तो इतना फोर्स, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स भी 2s इंटू में L के बराबर का लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाला फोर्स भी उतने का ही है। तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो रखते हुए हम इसको dx डिस्प्लेस कराएंगे। तो जो dw का वैल्यू निकल करके आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा dw का वैल्यू, F एक्सटर्नल भी इधर ही है और dx भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल भी जीरो हो गया है। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और वर्क डन ही क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और ये हो गया तुम्हारा 2SL और dx कंडीशन हो जाएगा x, ठीक है। और इसको तुम चाहो तो बोल सकते हो कि हमने इसको डेल्टा x से स्ट्रेच कर दिया, पहले x1 था स्ट्रेच, बाद में x2 स्ट्रेच है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना आ गया, 2SL डेल्टा x, ठीक है। L इंटू में डेल्टा x को मैं चेंज इन एरिया बोल सकता हूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया 2 टाइम्स S इंटू में चेंज इन एरिया, ठीक है। तो कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं वो बोलते हैं कि सर एरिया जो चेंज है ना 2 इंटू में डेल्टा A एरिया चेंज है, ठीक है। तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अगर तुम ये बोलो कि मैं दोनों मेम्ब्रेन में जो एरिया में चेंज आया है उसको एरिया में चेंज मानता हूं, तो मैं ये फिर तुम्हें 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ऐसे बोल सकते हो कि S इंटू में डेल्टा A जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब अगर सरफेस 1 है तो वो डेल्टा A ही हो जाएगा, सरफेस 2 है तो 2 डेल्टा A हो जाएगा, ठीक है। तो उस जब सरफेस 2 है तो उस केस में 2 डेल्टा A जो है वो चेंज इन एरिया होता है, ठीक है। तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दो फिल्म के लिए बेटर तो ये है, तुम दो फिल्म के लिए ऐसे लिख लो जहां पे दो सरफेस होंगी ना, फॉर 2 सरफेस, फॉर 2 सरफेस, और डेल्टा U इज इक्वल टू S इंटू में डेल्टा A फॉर 1 सरफेस। 1 कहां होगी, 2 कहां होगी, वो धीरे धीरे और मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी 2, जहां पे डेल्टा A क्या है, डेल्टा A है
एरिया ऑफ वन सरफेस ओनली, ठीक है। तो जहां पे एक ही है तो वो तो एक ही रह गया, जहां पे दो है वहां पे ट्वाइस से मल्टीप्लाई। तो बुक्स में अगर तुम देखो तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, ये बुक्स में लिखा हो जैसे डेल्टा ए यू इज इक्वल टू एस इंटू में डेल्टा ए लिखा, आपने टू वाला फॉर्मूला लगाया, तो वो डेल्टा ए जो है वो टू डेल्टा ए को डेल्टा ए मानते हैं। वो बोलते हैं क्योंकि दो सरफेस है तो टू डेल्टा ए जो है वही तुम्हारा नेट चेंज इन एरिया है, ठीक है। तो वो बात एक ही है, लेकिन हमारा कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया, टू के लिए ये और वन के लिए ये। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो तुमने क्वेश्चन पूछा है कि आपने जैसे सर यहाँ पे बोला कि एयर है, यहाँ पे फिल्म होगी, वहां पे एयर होगी है, तो आपने इसको सैंडविच कर दिया है। तो एयर अगर मैं ड्रॉप लूंगा, एयर ड्रॉप, सॉरी वाटर ड्रॉप अगर मैं लूंगा, तो यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है ना, तो ये भी तो सैंडविच होगी, तो यहाँ पर भी दो आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या वो है कि सरफेस तुमने कौन सी मानी है, सरफेस तुमने ये मानी पूरी पूरी, ठीक है। वो तो एक वैसे तो एक वो तरीका ही है, वो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें याद करने तरीका बताया। तो यहाँ पे तुम्हारी सरफेस ये है, तो ये वाली जो सरफेस है ये तो इस एरिया से, इस एयर से भी एक्सपोज्ड है, इस एयर से भी एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो ये तो सेम ही एयर होगी ना, ये पूरी सरफेस तुम्हारी इससे एक्सपोज है। यहाँ पे ऐसे सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो तुम्हारी ये वाली सरफेस है, ठीक है, जो मैं एरिया बोल रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे तुम जो एरिया बोलोगे वो क्या बोलोगे, यहाँ पे तुम एरिया बोलो, अगर ये स्फीयर है तुम एरिया बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या तुमने एरिया ये लिखा है, इधर वाला भी और उधर वाला भी, ऐसा तो नहीं किया ना, तुमने एरिया सिर्फ इधर वाला लिया है ना। तो यहाँ पे तुमने एरिया क्या लिया, सिर्फ ये वाला लिया, बट यहाँ पे तुमने ये वाला भी ले लिया और वो वाला भी ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली चीज तुम्हें कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे कोई वो लॉजिक नहीं है, ये तो मैंने थोड़ा याद करने का तुम्हें तरीका बताया। जब भी ऐसा होगा तो एक सरफेस बनेगी, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुमने इस पूरी को सरफेस मान लिया, तो अगर पूरी सरफेस मान लिया तो तुम्हारा ये एयर और ये एयर सेम हो गया, लेकिन यहां पर तुमने ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पे तुमने ये वाला एरिया लिखा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। वहां पे दूसरे वाला एरिया होगा वो वहां से कॉन्टेक्ट में होगा। तो अगर तुमने एरिया ऐसा बोला होता कि मैं एरिया सर एल इंटू में बी इंटू में ट्वाइस मान रही हूं, तो फिर हम बोलते चलो एक ही सरफेस मान लोगे, ठीक है। लेकिन फिर वो बात एक ही होती क्योंकि तुम एरिया को 2 इंटू में एल इंटू में बी मान रहे हो, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे वो एक ऐसा तो हमने नहीं किया ना कि सिर्फ इधर वाला एरिया मैंने माना, ऐसे तो नहीं किया मैंने कि बूंद है तो सिर्फ मैं, क्योंकि ये एयर मेरे लिए अलग है, ये एयर मेरे लिए अलग है, तो इसका एरिया मैं 2 पाई आर स्क्वायर मानूंगी सर, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो है। तो उसको तुम ऐसे लॉजिक की तरह मत देखो, जो मैंने बात तुम्हें बोली है कि जहां पे भी सैंडविच होगा उसको तुम लॉजिक की बजाय थोड़ा निमोनिक की तरह देखो, कि थोड़ा याद करने का तरीका है उस तरह से, है ना। इस तो जहां पे भी दो सरफेस बनेंगी वहां पर जो है वो ट्वाइस हमें लगाना पड़ेगा। 3-4 ही केस है, तुम्हें धीरे धीरे समझ में भी आ जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं। कर लो इसको नोट भी। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एरिया एक्सपोज्ड टू द अदर मीडियम है ये। तो यहां पे एरिया एक्सपोज टू द अदर मीडियम कितना है, एल इंटू में बी और एल इंटू में बी, वहां पर 4 पाई आर स्क्वायर। बबल लोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, 4 पाई आर स्क्वायर अंदर, तो 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर तुम्हें ज्यादा, अगर इसको लॉजिकली जाना है ना, कि एरिया एक्सपोज्ड टू द एयर सरफेस, ठीक है। तो यहां पे हो गया एल बी, है ना। इस वाले केस में कितना है, एरिया एक्सपोज्ड टू द एयर सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर बबल लोगे तो एरिया एक्सपोज्ड बाहर भी 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 8 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये अब मैंने यहाँ पे नया बनाया है, अभी तक तो मैं इसी से चल जा रहा था, मेरे कभी कोई दिक्कत नहीं आई कि सैंडविच वाली बात से, है ना। लेकिन आज वो ए वाली बात मैंने ही बोल दी और तुमने भी पूछ ली, है ना। तो ये एक हमने नया बना लिया। अगली बार मैं ऐसे बोल दूंगा कि एरिया एक्सपोज्ड टू द एयर सरफेस, देख लेना भाई, वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा फिल्म 1 है या फिल्म 2 है, ठीक है। दोनों बातें बता दिया करो। खैर एनीवेज कर लो इसको नोट, अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और तो ये हमने इसके लिए निकाला है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर सा जो फ्रेम है इसके लिए निकाला है, लेकिन ये स्फेरिकल बबल्स जो है स्फेरिकल ड्रॉप्स सबके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, calculate energy released
calculate energy released when 1000 small water drops, when 1000 small water drops, each of radius 10 की पावर -7 मीटर coalesce to form one big drop. coalesce यानी कि सारी मिल गई, to form one big drop. ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो गिवन है 7 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर गिवन है. शायद 7.2 होता है टू बी प्रिसाइज, बट ये गिवन है. तो इसको तुम लोग जो है वो ट्राई करो. कैसे करोगे इसको सोचो. सिंपल सी बात है, जो भी एरिया में चेंज आएगा वही एनर्जी में चेंज आएगा, और जो एनर्जी में चेंज आएगा वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी. अगर एनर्जी बाद में कम हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी. अगर एनर्जी बाद में बढ़ रही है तो बाहर से एनर्जी चाहिएगी, है ना. तो अगर एनर्जी ये बोल रहा है कि रिलीज हुई है तो जो बाद वाला एरिया है वो छोटा होगा. ठीक है, जो चेंज इन एरिया है, पहले एरिया बड़ा बाद में छोटा, तो चेंज इन एरिया विल बी नेगेटिव, तो एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो ट्राई करो जरा इसको. इतना हिंट तो काफी है. देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं. बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका. बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, विच विल बी सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया. ठीक है, क्योंकि ये वाटर ड्रॉप है. ठीक है, तो वाटर ड्रॉप हम जानते हैं, वाटर ड्रॉप के लिए सरफेस जो है वो क्या होगी 1, है ना. बबल के लिए 2 होती है, नॉट नेसेसरली बबल के लिए 2 होती है. एयर में अगर बबल होगा तो 2 होगी. ठीक है, तो मैं से बोल सकते हो सरफेस एक्सपोज्ड जो है दूसरे मीडियम से, है ना, दूसरे मीडियम को एक्सपोज लगा लो, वो उसका एरिया कितना है. तो जो तुम्हारा ये वाटर ड्रॉप है इसमें 4πr² का जो एरिया है वो एक्सपोज होगा टू द एयर. तो वही यहां पर चेंज इन एरिया, हम वो चेंज इन एरिया नहीं, वो एरिया है. पहले देखते हैं एरिया कितना है, 1000 बूंदों का, बाद में इसका. तो इसको लिख देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये हो गया तुम्हारा SA फाइनल माइनस में SA इनिशियल. तो S यहां पे तुम्हारा कॉमन आ गया है. एरिया फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा 4πR², एक बड़ी बूंद बन गई. ठीक है, और इनिशियल जो एरिया था वो था 1000 इंटू में 4πr², 1000 छोटी बूंदे. अब हमें कुछ भी नहीं करना, कैपिटल R और स्मॉल r में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. वो हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा. तो यहां पे लिख सकते हैं 4/3π स्मॉल r³ इंटू में 1000 शुड बी इक्वल टू 4/3πr³, क्योंकि 1000 छोटी बूंदें मिलकर की एक बड़ी बूंद बनी है. तो दोनों का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू सेम. पानी कहीं और से नहीं आ रहा है, उन्हीं 1000 बूंदों से मिलकर के एक बड़ी बूंद बनी है. तो दोनों का वॉल्यूम सेम. तो 4/3π से 4/3π³ कट गया. सॉरी, क्यूब नहीं है, 4/3π ही है. और ये हम अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो दिस विल कम आउट एज r इज इक्वल टू 1000 का क्यूब रूट विल बी 10, और ये r³ का क्यूब रूट विल बी ये. तो r इज इक्वल टू 10r आ गया. तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो दिस विल कम आउट एज s इंटू में 4π भी कॉमन ले लिया है, और यहां पे हो गया ये r² यानी कि 100r² माइनस में 1000r². तो यहां पर हो गया s इंटू में 4π, और ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, एनर्जी नीडेड नहीं, एनर्जी रिलीज है. ठीक है, वो तुम देख लो कि बाद में जो है वो एरिया कम हो गया है, तो स्ट्रेचिंग तुम ऐसे सोच सकते हो कम हो गई है. ठीक है, अगर स्प्रिंग को मैं बाद में कम स्ट्रेच करूं तो उसमें कम स्टोर्ड एनर्जी होगी, पहले ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी होगी, क्योंकि पहले एरिया क्या था, अधिक था. तो एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई है. कितनी एनर्जी रिलीज हो गई है 900r². तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इतना एनर्जी जो है वो हमारा रिलीज हो चुका है, एनर्जी रिलीज्ड.
ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव आ गया है, ठीक है। अच्छा ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, अगर तुम नेगेटिव हटा दोगे तो उसको बोल दोगे एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो अगर तुम्हें एनर्जी रिलीज बताना है तो एनर्जी रिलीज्ड विल बी कितना, एस इंटू में 4 पाई इंटू में 900 आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। तो एनर्जी रिलीज में नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है, कम हुआ है, तो फिर अगर तुम्हारे पैसे कम हो गए तो तुमने पैसे रिलीज कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक है। इतने पैसे तुमने खर्च कर दिए तभी कम हुए। कर लो इसको नोट। अगला सवाल लेते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अब। तो हर क्वेश्चन पिछले से थोड़ा सा अलग होगा, तो डरना नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है। देखो अब अगर मैं सपोज करो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता सिंपली, जहां पे मैं सरफेस टेंशन का वैल्यू दे देता और सिंपल सा एरिया दे देता, तो तुम कर देते उसको, वो तो तुम्हें बात समझ में आएगी है ना। उसी वाली बात पे क्वेश्चन देने की जरूरत क्या है, ये पक्का करने के लिए, तुम्हें फीलिंग देने के लिए कि तुम्हें जो है वो आ चुका है ना। ये फीलिंग तुम्हें मॉड्यूल से लेनी, क्लास में नहीं लेनी फीलिंग, ठीक है। तो क्लास में तो हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा पीछे वाले से थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। तो क्लास में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करना है, क्लास में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को एक्सपोज करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ तुम्हें एक्सपोज करना है ना, जो भी वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, तो ताकि तुम जो है वो मॉड्यूल करो तुम्हें थोड़ा इजी लगे। एनीवेज तो अगला क्वेश्चन है वो भी तुम्हें थोड़ा अलग नजर आएगा। अनटिल एंड अनलेस तुम प्रेजेंट नॉलेज से जो है वो थोड़ा ऊपर उठ करके ना सोचोगे तो क्वेश्चन जो है वो नहीं होंगे इजीली। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा गैप रख दूं कि तुम सोच ही ना पाओ, ठीक है। तो गैप हमेशा इतना ही रखा जाएगा जिसको तुम अगर थोड़ा सा अपना थिंकिंग प्रोसेस लगाओ तो उसको तुम जो है वो रीच कर सको, ठीक है। इतना दूर नहीं होगा, और हल्का सा मैं हिंट भी दे देता हूं, ठीक है। तो वही तुम्हें आईआईटी में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन तुम्हें कराए जा रहे हैं वही आएंगे, ठीक है। वहां पर भी तुम्हें जो तुम्हारी नॉलेज है उसको तुम्हें तैयार करना है, उसके बाद जेईई मेंस में तो जो होता है जो क्वेश्चन कराए जाए वही आ जाए, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन तुमने पहले देखे भी हो, लेकिन जेईई में तुम ये सोच के नहीं जाना है कि तुम्हें क्वेश्चन जो है वो, जेईई का पैटर्न बिल्कुल अलग है। जेईई वो एप्लीकेशन है कि नॉलेज तुमने तैयार कर ली अपनी, अब उस तैयार नॉलेज के ऊपर तुम जो है वो कितना ऊपर सोच सकते हो और चीजों को जो है वो पकड़ सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। जेईई में तुम्हें ऐसे करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, मोर और लेस तुमने देखे हुए हैं, फटाफट सारे देखे हुए क्वेश्चन को तुमने सोल्व किया, ठीक है। और अगर जितने भी, अब तो 25 ही हो गए, तो 25 में से अगर तुमने 10 क्वेश्चन भी देख रखे हैं तो 10 30 क्वेश्चन तुमने सोल्व ऐसे कर लिए देखे हुए, 5 तुमने और ट्राई कर लिए, ठीक है, जो तुम वहां से थोड़ा बहुत कर पाए हल्का हल्का जोड़ मिला करके। तो 15 अगर ठीक करोगे तो अच्छे नंबर आ जाते हैं उसमें, जेईई मेंस में करना हो जाता है, जो उससे मिलना होता है 90 में 90। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन एडवांस में तुम्हें जो है वो देखे हुए क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाना, वहां पे तुम्हें वहां पे सोचना पड़ेगा बैठ करके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे मत बोलना कि सर हमें वैसा ही क्वेश्चन तो जैसा आपने अभी कराया है, फिर वो तो तुम्हें मॉड्यूल से मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए अपने को जरूरत क्या है यहाँ पे। एनीवेज अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, a soap bubble of radius r। अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है तो फिर मैं उसको रिपीट करता हूं ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए, नहीं तो रिपीट करने में कोई पॉइंट नहीं। a soap bubble of radius r and film thickness t, ठीक है। तो जो बबल है उसका रेडियस तो r है, उसकी थिकनेस जो है वो t है, ठीक है। बबल तो बहुत पतला सा ही होता है, ठीक है, बबल की जो मेम्ब्रेन सी होती है। तो ये कोलैस खुद में ही, हालांकि कोलैस वर्ड तो यहाँ पे ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने कोलैस यूज किया तो मैं को भी करना पड़ेगा। अ सोप बबल ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस t, जहां पे दे रखा है t इज वेरी वेरी लेस देन r, t इज वेरी, जाहिर सी बात है जो बबल होगा उसका थिकनेस तो क्या ही होगा, रेडियस के मुकाबले नेग्लिजिबल ही होगा। कोलैस टू फॉर्म अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो ये भी अपने आप में, तो ये बबल फूट करके इसका कोई लिक्विड बाहर नहीं गया, वो एक वाटर ड्रॉप बन गई, ठीक है। कोलैस टू फॉर्म अ लिक्विड ड्रॉप, तो पूछा है फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप, फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप। तो ये क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है भाई, जितना एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगा। और हम जानते हैं
कि एनर्जी इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, ठीक है। वो तुम कहोगे सर ये ms s वैसे ये कहां से आ गया, थर्मोडायनेमिक्स की बातें कहां से आ गई, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी है वहां से भी तुम्हें हिंट मिल जाता है। कैसे हिंट मिल जाता, क्योंकि तुम्हें दे रखा है कि सरफेस टेंशन जो है वो तो है s, और जो डेंसिटी है वो है रो, और साथ में तुम्हें दे रखा है स्पेसिफिक हीट। तो जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की, अच्छा सरफेस टेंशन को T ले लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट S दे रखी है। तो यहां से हिंट मिल गया कि एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, ठीक है। मास में डेंसिटी दे रखी है, वो सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी तुम्हें बेसिकली एनर्जी इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम्हें दोनों में ही एनर्जी रिलीज निकालना है। बस यहां पर एनर्जी रिलीज तुम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कर रहे हो। अब तुम्हें थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो तुम्हें 1000 बूंदे ही बूंदों में कन्वर्ट हो रही थी, यहां पर क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे बबल अगर बूंद में कन्वर्ट करेगी तो किस चीज को इक्वेट करूं, है ना, क्योंकि यहां पर तो वॉल्यूम को इक्वेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर r रेडियस का बबल है तो उसके पूरे वॉल्यूम में पानी तो नहीं है, पानी तो उसकी मेम्ब्रेन में है। और जब हम वॉल्यूम इक्वेट कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो हम पानी को ही इक्वेट कर रहे थे, पानी का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। तो यहां पर इनिशियल वॉल्यूम में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब तो नहीं ले सकता, क्योंकि उस अंदर तो एयर थी बबल के। तो मुझे क्या करना चाहिए, किसको मुझे इक्वेट करना चाहिए, करना तो वॉल्यूम को इक्वेट है, तो पहले वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, करो जरा। हिंट मैंने काफी दे दिया, ट्राई करो इसे। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में पूरा याद हो गया है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं। पहले रेडियस r है, थिकनेस जो है वो t है, सब याद है मुझे, और r बहुत बहुत बड़ा है t से, वो भी मुझे याद है, ठीक है। तो एक बबल है वो एक ड्रॉप में तब्दील हो रहा है, तो आसान है हमारे लिए, हमें बस s सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया निकालना है। तो बस उसके लिए हम जानते हैं कि ये एक बबल है इस तरह से, ब्लैक पेन ही ले लेता हूं, थोड़ा दिखेगा नहीं है तो ये जो एक बबल है जिसका थिकनेस जो है वो t है, ये बबल हो गया, थिकनेस t है इसका, और t बहुत छोटा है, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो r है, ये जो है वो एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r है, तो पहले तो हमें स्मॉल r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि r तो गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, देखो। तो यहां पर पानी था भाई, बबल में सिर्फ यहीं पे पानी था ना, बाकी तो पानी नहीं था। अब ये तो नहीं कर सकते ना 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, तो वो तो r इज इक्वल टू r आ जाएगा, ये तो गलत हो गया भाई, इसके अंदर पानी है ही नहीं, तुम 4/3 पाई r क्यूब में पानी क्यों मान रहे हो, पानी सिर्फ यहां पर है, तो सिर्फ ये वॉल्यूम निकालो। सर इस वॉल्यूम कैसे निकालू, इस वॉल्यूम कैसे निकालते हो, जब हम लेते हैं ना ये एक कोई भी हम स्फीयर लेते हैं तो हम r पे dr लेते हैं, तो इस एलिमेंटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर dr, है ना। होलो स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये थिकनेस बहुत छोटी है तो इनटू में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वॉल्यूम निकल करके आ जाता है। तो जैसे हमारा एक होलो स्फीयर का वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर, होलो स्फीयर नहीं बोलना चाहिए, एक एलिमेंट जो हम लेते हैं, है ना, एक होलो स्फीयर के ऊपर एक हल्का सा होलो स्फीयर और लेते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr, तो ये भी dr ही है, इसको t को तुम अलग मत समझो, दे तो रखा है कि t इज वेरी वेरी लेस देन r। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी v इनिशियल, इसको मैं लिख देता हूं v इनिशियल को 4 पाई r स्क्वायर इनटू में t, बाद में तो पूरे पूरे में वो पानी है, तो बाद का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू v फाइनल, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहां से अच्छा r3 क्यों लिख दिया, यहां से जो r का वैल्यू है वो निकल करके आ गया 3r स्क्वायर t का क्यूब रूट। बस इतनी सी बात थी। अगर तुमने ये क्वेश्चन ये वाली बात पिक कर ली होती तो तुम आंसर जो इसका सोल्व कर देते। हाँ, कम से कम अगली बार तो तुम इस वाली बात को पिक करोगे, ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर तुमने इस बार पिक नहीं किया तो अगली बार तुम्हें इस बात को पिक करना है, इतना ही करना होता है तुम्हें। बस बहुत क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए तुम्हें 5-6 दरवाजे नहीं खोलने होते, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना होता है। अगर वो तुम ले पाओ तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हर एक में ऐसे ही होता है, अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें हल्के सा स्टेप और होगा, ठीक है। यही तो तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना है कि सर के बिना बताए जो है क्या मैं अगला स्टेप ले सकता हूं क्या। अब तो बता दिया, ठीक है। अगर अब तुमने बता दिया और तुमने इसको याद रख लिया तो तुम्हारा जेईई मेंस हो जाएगा।
और बिना बताए अगर तुमने स्टेप ले लिया तो तुम्हारा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, यही फंड है। एनीवेज, तो यहाँ पे हमने आर जो है, अगर तुम बताने के बाद भी याद, लेकिन बच्चे बताने के बाद भी याद नहीं रखते हैं, दिक्कत वहां पे आती है, फिर रैंक नहीं आती, फिर मेंस क्वालिफाई हो जाता है अगर तुमने एटलीस्ट पढ़ा था तो। ठीक है, लेकिन अगर बताने के बाद तुम्हें याद है, तुम कभी नहीं भूलोगे, तो जेई मेंस में ठीक काम हो जाएगा। ठीक है, जितना भी तुम्हें पढ़ाया गया, अगर तुम सारा अच्छे से तीनों सब्जेक्ट्स का जितना भी तुम्हें पढ़ाया जाए 11th-12th में, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं, अगर तुम्हें अच्छी से तुमने बातों को समझ रखा है उसके अंदर, ठीक है, तुम नया नहीं सोच पाते हो, लेकिन उनको भी तुमने अगर अच्छे से समझ रखा है तो भी एनआईटी में हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि समझ के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जरूरी है। ठीक है, उसी से समझ डेवलप होता है, नहीं तो हम बोर ही होते तुमने समझा, फिर तुमने इसको सिर्फ पढ़ा रटा है। खैर एनीवेज, अभी लेक्चर का टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है, आगे करते हैं इसको। तो यहां पर लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विल बी एनर्जी रिलीज्ड। और हम जानते हैं एनर्जी रिलीज के लिए क्या लिखूंगा मैं, सरफेस टेंशन विच इज टी इनटू में ए इनिशियल माइनस में ए फाइनल। ये वाली बात समझ में आ रही है? ए इनिशियल क्यों लिखा है? क्योंकि हमने एनर्जी रिलीज निकाल रहे हैं, यानी हमने पहले ही मान लिया कि पहले वाला एरिया बड़ा है, उसको आगे मैंने पहले ही नेगेटिव लगा दिया। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो अगर कोई चीज कम हो रही होती है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं, अगर हमें कमी निकालनी है सिर्फ, है ना। तो सरफेस टेंशन तो टी ही रहेगा। ए इनिशियल, पहले तो ये बबल था, तो इसका कितना एरिया जो है एक्सपोज्ड है टू द एयर, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर का ट्वाइस। ठीक है, इसमें कोई टी का लेना नहीं आएगा, टी का लेना सिर्फ वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे वाले एरिया। आधे लोग बोले सर आर प्लस टी लो ना बाहर का, अरे वो टी नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो तुम्हें क्या मालूम आर यहाँ पे ये अंदर वाले से दे रखा है, उसका आर बाहर वाले से दे रखा हो। ठीक है, खैर एनीवेज वो नेग्लिजिबल है, उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। माइनस में ए इनिशियल, सॉरी ए फाइनल, ए फाइनल तो सिर्फ एक सरफेस बन गई है। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू में सरफेस टेंशन, दैट इज एनर्जी रिलीज। ठीक है, और एनर्जी रिलीज को ही ये टेकअप करेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एमएस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा लिख रहा हूं क्योंकि टी यहां पर सरफेस टेंशन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं सरफेस टेंशन टी इनटू में 4 पाई बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, और ये स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे जो भी रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना रखेंगे इसका वैल्यू, तो जो भी वैल्यू रखेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर आर स्क्वायर, वैल्यू रख दूंगे आर का, चलो रख देता हूं, गंदा सा आंसर आएगा, तुम देख ही पा रहे हो। ठीक है, तो स्मॉल आर का वैल्यू रख सकते हैं ये, तो 3 आर स्क्वायर टी की पावर 2/3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एम एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। ठीक है, और एम को तुम लोग लिख सकते हो रो इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इसका ड्रॉप का ले लो, रो इनटू में 4/3 पाई आर क्यूब ले लो, या उसका ले लो, मर्जी तुम्हारी, जो भी जिस भी फॉर्मेट में आंसर हो। तो ये भी लिख सकते हैं रो इनटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी, ये लिख लो, चाहे रो इनटू में 4/3 पाई आर क्यूब कर दो, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है वॉल्यूम, तुमने पहले इक्वेट कर रखा है। ठीक है, तो किसी से भी कर लेना, आंसर यहां से निकल करके आ गया। ठीक है, तो गंदा सा आंसर है, शायद ये भी अपने मॉड्यूल में है या जेई मेंस में आया, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, तो ये भी नहीं। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, मेरे ज्यादा मुश्किल नहीं था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही अगर नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज है, उसको एमएस डेल्टा थीटा इक्वल पुट कर दिया तो आंसर निकल करके आ गया। आंसर के एक्सप्रेशन से मत सोचना कि क्वेश्चन मुश्किल है, ये लोग क्या है, आंसर अगर 2 आ गया तो क्वेश्चन आसान है, आंसर फिर इतना उल्टा पुल्टा आया पावर 2/3 ये फलाने में, तो क्वेश्चन मुश्किल हो गया। नहीं, वो तो उसने ठीक से अरेंज नहीं कर रखा, अगर डाटा दिया तो थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन बन जाता। मेन तुम्हें सिर्फ यही काम करना, इसके अंदर आंसर आ जाता है यहां से, है ना। तो डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो जरूर पूछो, नहीं तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर, इसमें थर्ड क्वेश्चन, ये जेई मेंस के अंदर आया हुआ है। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अज्यूम दैट a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy.
पानी की बूंद जो है वो इवेपोरेट हो जाती है बाय डिक्रीज इन इट्स सरफेस एनर्जी। So that its temperature remains unchanged. What should be the minimum radius of drop for this to be possible? What should be the minimum radius of the drop for this to be possible? ठीक है, सरफेस टेंशन T, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, लिक्विड है, L है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई, थोड़ा लिख लो एटलीस्ट, इसको थोड़ा हिंट दे दूंगा उसके बाद ट्राई कर लेना। एटलीस्ट पहले लिखो तो सही, थोड़ा सोचो इसको लिखने के बाद इसके बारे में थोड़ा सोचो, और फिर जो है वो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, है ना। थोड़ा हिंट भी दे दूंगा, फिर ट्राई करना इसको, पहले लिख लो इसको। अगर तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और मुश्किल है कि पकड़ में आए, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही सोचना पड़ेगा इसके अंदर, है? तो अगर तुम्हें जो है वो अगर तुम्हें किसी भी मास को जो है, अगर तुम्हें उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें m इंटू में L का उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारा लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर जाएगा, है? जो एनर्जी क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला जो एनर्जी होता है, वो हम देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि अगर तुम्हें किसी भी जो है वो बूंद को, अगर पानी की बूंद को लेट से, है ना, आमतौर पे तो हम बॉयल से करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इवेपोरेशन बॉइलिंग के थ्रू ही हो, ठीक है। सारे पानी का तुम टेम्परेचर बढ़ा करके धीरे धीरे उसे 100 के पार लेके जाओ, है ना। जैसे पानी भी अपना, ये तालाब वगैरह में भी जो पानी है, ये ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने के बाद ही उस तरह से अक्कर हो, ठीक है। क्योंकि जो तालाब वगैरह में पानी है, यहाँ पे तो कोई पानी तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी होता है कि उसके बाद वो बॉयल करना स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी पा लेते हैं, जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है m इंटू में L की, और उसके बाद वो इवेपोरेट कर जाते हैं। तो यहां पर जो है वो एनर्जी कौन देगा, ठीक है, इसने खुद ही बोल रखा है कि ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, ठीक है, और श्रिंक होने के कारण जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, वही एनर्जी पा करके जो श्रिंक वाला पार्ट है वो इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर कोई तुम्हारा लिक्विड का जो ड्रॉप है, अगर वो श्रिंक होगा तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो बाहर आएगा ना, क्योंकि डेंसिटी थोड़ी चेंज होने वाली है इसकी, यानी कि श्रिंक होने मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम उड़ गया पानी का। इसका श्रिंक होने मतलब ये नहीं है कि बूंद तुम्हारी जो है वो ऐसे कोलैप्स करके उसका डेंसिटी हाई हो रहा है, कुछ ऊपर वाला लेयर उड़ गया, ठीक है। अब अगर ऊपर वाला लेयर उड़ गया तो ऊपर वाले लेयर ने उड़ने में कितना एनर्जी लिया होगा, मास, उसका जो भी मास होगा इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन L, ये उसने एनर्जी लिया होगा। अब ये एनर्जी उसको मिला कहां से होगा, जो पहले वाली जो बूंद है और बाद वाली जो बूंद है उनके एरिया में डिफरेंस है। उनकी जो पहले वाली बूंद है उसकी सरफेस का एरिया ज्यादा है, बाद वाली बूंद का सरफेस का एरिया कम है। तो ये जो सरफेस एनर्जी में जो चेंज आया है, ठीक है, ये जो सरफेस एनर्जी में जो चेंज आया है, इससे जो एनर्जी मिली है वही एनर्जी लेकर के बूंद जो है वो उड़ जा रही है, इवेपोरेट हो जा रही है, ठीक है। अब ये वाली बात बोलना थोड़ा सा कठिन है कि पहले कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। सर पहले वो सरफेस जो है वो उड़ रही है, बाद में एनर्जी रिलीज हो रही, क्या हो रहा है, थोड़ा सा बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर हम साइमल्टेनियसली प्रोसेस को देखें तो थोड़ा समझना आसान है यहाँ पर, कि कुछ पार्ट जो है वो कम हो गया पानी का, है ना। लेट्स से एक बूंद है, उसका एक dr थिकनेस का जो होलोस्फेयर है, भाई अगर एक बूंद तुम्हारी स्फेरिकल है तो उसको मैं होलोस्फेयर अलग अलग रेडियस में अज्यूम कर सकता हूं। तो तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि बहुत सारे होलोस्फेयर है, तो एक जब होलोस्फेयर का वो सरफेस उड़ा तो कुछ ना कुछ सरफेस एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी अगर उसके बराबर है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाले के, तो फिर वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, किसी टाइम पे मान लेते हैं रेडियस r है,
ठीक है, रेडियस आर है। अब अगर ये श्रिंक हो रहा है, डी आर श्रिंक हो रहा है ये, ठीक है, यहां से यहां जा रहा है, पहले आर था, आर से ये डी आर में डी आर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहले रेडियस आर का थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाऊं, अच्छा इसको तो इरेज कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डायग्राम में बड़ा बनाया था ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे नोट तो सभी ने कर ही लिया। जेईई मेंस 2013 थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, मानना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा दिमाग में नहीं आता ये सब बातें इस तरह की, ठीक है। तभी तो हम देख रहे हैं ताकि अगली बार कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में आ सके, है ना। तो ये हमारी एक ड्रॉप थी, लेट से इसका रेडियस था आर, फिर श्रिंक होकर के इतना होगी, ठीक है, बबल नहीं है, ठीक है, ये बबल नहीं है, पूरे में पानी जरूर बना देता हूं, कहीं जो कि बबल है, बबल नहीं है, बूंद है, ठीक है। तो आर से ये श्रिंक होकर के डी आर होगी, ये डी आर श्रिंक करके, ठीक है, ये पहले आर था, फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये डी आर श्रिंक करके, ठीक है। अब कितना एनर्जी रिलीज हुआ, देखो पहले निकाले थे एनर्जी रिलीज, ये तो हम कर सकते हैं ना, एनर्जी रिलीज ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए बहुत आसान है। एनर्जी रिलीज होगा सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, ठीक है। पहले वाले एरिया को, जो बड़े वाला एरिया उसको पहले लिख देंगे, छोटे वाले एरिया को बाद में। तो सरफेस टेंशन टी है, पहले वाला एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और बाद वाला एरिया 4 पाई आर माइनस डी आर का होल स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी रिलीज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, निकाल लेते हैं पहले एनर्जी रिलीज को। एनर्जी रिलीज होना चाहिए शुड बी इक्वल टू एम इंटू में एल, जितना मास उड़ा है, बल्कि इसको डीएम इंटू में एल लिखना ज्यादा बेहतर होगा, डीएम इंटू में एल। अच्छा कितना मास उड़ेगा, यही मास उड़ेगा, जो श्रिंक कर गया वो उड़ जाना चाहिए, और श्रिंक करके, भाई श्रिंक करके कभी एक तरह से होता है कि श्रिंक करके चीज जो है वो कंडेंस हो, मतलब इस तरह से होगी कि उसका डेंसिटी बढ़ गया हो, है ना, तो वो नहीं होना। जैसे लड्डू है, लड्डू तुमने मोटा सा लिया, फिर तुमने उसके से मॉलिक्यूल्स को पास पास लिया है, तो कुछ उड़ा तो नहीं, है ना, लेकिन साइज रिड्यूस हो गया क्योंकि तुमने डेंसिटी इंक्रीज कर दी है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पानी का कोई डेंसिटी नहीं बढ़ने वाला, तो जो श्रिंक होने का मतलब यही हुआ कि वो पार्ट उड़ गया बेसिकली, ठीक है। तो ये डीएम यहां पर जो है, जो भी ये श्रिंक हुआ ये उड़ गया टेक्निकली, ठीक है। इसको एनर्जी यहां से मिलेगी सरफेस एनर्जी से, और ये एनर्जी शुड बी इक्वल टू जो भी मास उड़ा है, जिसको मैंने डीएम बोला है, इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो डीएम का वैल्यू कितना होगा बच्चों, डेंसिटी इनटू में ये वाला वॉल्यूम, और ये वाला वॉल्यूम तुम जानते हो कितना होगा, 4 पाई, ठीक है। इसको आर स्क्वायर डी आर बोल सकते हैं, तुम कहोगे सर आर स्क्वायर क्यों बोल रहे हो, ठीक है, इसको तो 4 पाई आर माइनस डी आर का स्क्वायर बोलना चाहिए। तो वो डी आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आर में से अगर माइनस करोगे तो उसमें कुछ भी बचने वाला है नहीं, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमने लिख लिया इसको, ठीक है। ये मत बोलना सर इस कैसे लिखो, 4 पाई, तुम चाहो ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाई आर माइनस डी आर का स्क्वायर इंटू में डी आर, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बात वही बनेगी। अगर तुम चाहो तो मैं यहां पे लिखता हूं 4 पाई, अगर कोई ऐसे लिखेगा आर माइनस डी आर का होल स्क्वायर इंटू में डी आर, अगर ऐसे भी लिखना चाहो, ठीक है। कई लोग ऐसे बोल देंगे सर आपने आर तो बड़े वाले को माना है, तो दिस इंटू में दिस लिखो, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात दोनों में सेम ही रहेगी। ये बनेगा आर स्क्वायर डी आर, और ये बन जाएगा डी आर का क्यूब, जो कि नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि डी आर बहुत छोटा है, और ये बनेगा 2r dr, और इंटू में dr तो dr का स्केयर, तो dr का स्केयर भी एक नेग्लिजिबल टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स में से सिर्फ ये इस टर्म के कंपैरिजन में बाकी दोनों टर्म नेग्लिजिबल होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 पाई आर स्क्वायर dr लिख रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पाई आर स्क्वायर dr, देखो कोई भी चीज नेग्लिजिबल है या नहीं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर भाई तुम अगर 1 और 1 2 बोलो तो 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसमें तो तुमने नहीं बोला कि 1 नेग्लिजिबल है, लेकिन 1 करोड़ + 1 बोलोगे तो उसमें 1 छोटा हो गया, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू छोटी है या बड़ी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर तुम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो और उसमें एक के कंपैरिजन में दूसरी बहुत छोटी है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर तुम ये लिखते r माइनस डी आर का होल स्क्वायर इंटू में डी आर, तो एक टर्म बनता आर स्क्वायर, दूसरा बनता डी आर का क्यूब, और प्लस का लगा लो, और तीसरा बनता -2r dr का स्क्वायर।
तो यहां पर dr बहुत छोटा है, ठीक है, तो dr क्यूब बहुत छोटा हो गया, dr स्क्वायर भी बहुत छोटा हो गया, किसके कंपैरिजन में, इस क्वांटिटी में जो ऐड होगा। अगर मैं 1 में ऐड करूं 10 की पावर -8, 10 की पावर -16, तो दोनों मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, 10 की पावर -16 हो सकता है, 10 की पावर -8 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो एडिशन में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई में कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करते। एडिशन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बहुत छोटी हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इट डजंट मैटर कि तुमने 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में dr किया या 4 पाई आर माइनस dr का इंटू आर माइनस dr का स्क्वायर इंटू में dr किया, ठीक है, मतलब लमसम ये वाला रेडियस इंटू में ये थिकनेस, ऐसे करना है तुम्हें। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर dr, है ना, ये रो इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर dr क्या हो गया, ये हो गया रो इंटू में वॉल्यूम, यानी कि डीएम का वैल्यू आ गया, इंटू में एल लेटेंट हीट ऑफ एपरेशन शुड बी इक्वल टू, टी यहां से खोला, 4 पाई कॉमन निकाल लिया, अब यहां पर भी देखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर माइनस में डी आर स्क्वायर और माइनस और माइनस प्लस 2r dr। अब आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया और इसके कंपैरिजन में ये टर्म नेग्लिजिबल होगी, इसको ड्रॉप कर देंगे, तो ये बन जाएगा रो 4 पाई भी काट देते हैं, तो रो इंटू में आर स्क्वायर डी आर इंटू में एल इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू में 2r dr। तो dr से dr भी कट गया और एक r से एक r भी कट गया, तो सरफेस टेंशन का हमें रेडियस निकालना है, रेडियस का वैल्यू निकल करके आ गया यहां से 2t अपॉन में रो एल। इतना अगर रेडियस होगा तो बूंद धीरे 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 अपने आप ही जो है वो इवेपोरेट हो जाएगी। सरफेस एनर्जी से जो एनर्जी उसको मिलेगा वो एनर्जी सफिशिएंट होगा। देखो यहां पे ये कहानी हो सकती है, सरफेस एनर्जी कम हुई लेकिन अगर वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं हुई उसको इवेपोरेट कराने के लिए, तो क्या होगा, मे बी अच्छा फिर उड़ेगा ही नहीं वो, फिर कुछ भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से वो रेस्ट में बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि सरफेस एनर्जी जो भी रिड्यूस हो रही है, यानी जो भी रिलीज हो रही है, रिड्यूस होने के बाद ही रिलीज होगी, ठीक है, वो एनर्जी सफिशिएंट है उसको उड़ाने के लिए, तो धीरे 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 ये इस तरह से कोलैप्स करने लग जाएगा, ठीक है। मतलब जब ये रेडियस होगी तो एटलीस्ट वो कोलैप्स करेगा, जब रेडियस छोटा हो जाएगा तो मे भी कुछ और होने लग जाएगा, ठीक है। और पूरी ना करे लेकिन इस तरह से कहानी कटेगी। ऐसे आंसर निकालना है तुम्हें, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ है वो तुम्हें उसके इक्वल करना है जो एनर्जी रिक्वायर्ड था उसको इवेपोरेट करने के लिए, ठीक है। तो m इंटू में l एनर्जी रिक्वायर्ड था और ये एनर्जी तुम्हारा कम हुआ, दोनों इक्वेट कर देंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।